वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कई सारी ट्विस्ट से भरी मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1940 के लंदन में, जब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था। ना किसी के पास करने को कोई काम, ना ही रोजगार का कोई जरिया। आम लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और ऐसी घिनौनी नौबत आ गई है दोस्तों की वॉर में मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करने के बजाय उन लाशों से कीमती चीजें चुराने लग गए हैं लोग। ये सभी दिखाते हुए मूवी का टाइटल अगाथा क्रिस्टी एंड द मिडनाइट मर्डर्स डालकर मूवी होती है शुरू। अगले सीन में अगाथा और उसके ड्राइवर को दिखाते हैं। अगाथा एक नोवेल राइटर है दोस्तों, और उसके नोवेल्स को कई सारे पब्लिशर ने खरीदा भी, लेकिन उन्होंने रॉयल्टी देने से मना कर दिया। इसीलिए अगाथा अपने लेटेस्ट नोवेल की ओरिजिनल कॉपी को थॉमस नाम के एक चाइनीज आदमी को बेचने का फैसला करती है, जिससे अब उसको एक होटल में मिलना है। तो ड्राइवर उसको वहीं पे लेके जा रहा होता है। अगाथा के पास एक बैग है दोस्तों, जिसके अंदर उसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। अगाथा वहाँ पे अकेली नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसे वो अपनी स्टोरी बेचने जा रही है, पता नहीं वो कैसा होगा। वॉर के दौरान किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और तो और शायद वो स्टोरी लेकर पैसे ना दे, कुछ भी हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगाथा ने इस ड्राइवर को हायर किया दोस्तों, ताकि कोई भी मुसीबत हो जाए तो सेफ्टी के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए। दूसरी ओर थॉमस नाम के उस चाइनीज आदमी को दिखाते हैं, जो अगाथा की स्टोरी खरीदने वाला है। उसे सिर्फ चाइनीज आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो उसने अपने लिए एक ट्रांसलेटर रखी भी होती है, जिसका नाम है वेनेसा। इनकी सेफ्टी के लिए थॉमस ने एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड रखा हुआ है, जिसका नाम है एलन। अब इससे पहले ये तीनों मीटिंग वाले उस होटल में पहुंचते, अगाथा और ड्राइवर वहां पहुंच जाते हैं। तो ड्राइवर के पास एक शराब की बोतल है, जिसे वो बार बार निकाल कर एक एक घूंट पी रहा होता है। वो तो अगाथा को भी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती कि हम काम के लिए आए हैं, तो काम ही होगा सिर्फ। जब एग्रीमेंट साइन होकर पैसे हाथ में आएंगे, तो अगर तुम्हें अपना कमीशन चाहिए तो शराब अंदर रखो और काम पे ध्यान दो। इतने में थॉमस, वेनेसा और एलन होटल में आ जाते हैं। अब अगाथा ने अपनी कहानी के राइट्स उसे बेचने के लिए 50,000 पाउंड्स मांगे होते हैं, जिसमें से एडवांस अमाउंट 20,000 पाउंड्स है, और 20,000 का चेक थॉमस ने अपने कोट के पॉकेट में रखा होता है। ये बात खुद वेनेसा अगाथा को बता देती है। वो कहती है कि जब आप एग्रीमेंट पे साइन कर देंगी कि ये कहानी हमारे अलावा और किसी को नहीं बेची जा रही है, तो हम आपका बाकी का अमाउंट सेटल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्राइवर कहता है चलो डील साइन करने से पहले थोड़ी शराब हो जाए। ये कहकर ड्राइवर बारटेंडर को बुलाकर शराब ऑर्डर करता है। तो अचानक ही दोस्तों इतना जोर का सायरन बजता है कि कान फट जाए, क्योंकि वॉर चल रहा है। तो दुश्मन की बमबारी जिस जगह पे होने वाली होती है, इस देश की सरकार उस जगह पे ऐसे सायरन को जारी करती है, ताकि लोग किसी सेफ जगह या फिर अंडरग्राउंड में कहीं जाकर छुप जाएं। होटल में रुके हुए सभी लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पे बमबारी होने वाली है। तो वहाँ एक इंस्पेक्टर आकर कहती है, यहाँ युद्ध चल रहा है और तुम लोग आराम से बैठकर पार्टी कर रहे हो। वाह, इससे पहले कि बमबारी शुरू हो और आप सभी की धज्जियां उड़ जाए, जल्दी बेसमेंट में चले जाओ। उस होटल में दोस्तों एक बुजुर्ग आदमी भी होता है, जिसका नाम है जॉन। वो कहता है कि तुम खामखा हमें डरा रही हो। इस तरह के सायरन्स कई बार बज चुके हैं, एक बार भी बम नहीं गिरा। यहाँ कोई बम नहीं गिरने वाला। तुम चाहो तो खुद जाकर बेसमेंट में छुप जाओ, हमें तो यहीं रहना है। तो इंस्पेक्टर जवाब देती कि आपको रहना है तो आप रहिए, वैसे भी आपकी परलोक सुधारने की उम्र तो हो ही गई है, मैं दूसरों को बेसमेंट में लेके जा रही हूँ। वो बारटेंडर से पूछती है, इस होटल के बेसमेंट में छुपने जैसा कोई शेल्टर है क्या? वो कहता है कि उस कमरे में एक ग्रामोफोन रखा गया है और बेसमेंट में मेरा कमरा है, उसके अलावा ऐसा कोई शेल्टर नहीं है यहाँ पे। इस पे इंस्पेक्टर उसको धमकाती कि सरकारी ऑर्डर के अनुसार हर होटल में इस तरह की शेल्टर होनी चाहिए, तुम्हारे होटल में भी जरूर होगा, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे होटल के ओनर ने बेसमेंट में कोई इलीगल चीज छुपा के रखी होगी पक्का, इसलिए तुम हमें वहां नहीं लेकर जाना चाहते। चुपचाप बेसमेंट नहीं खोला ना, तो तुम्हें और तुम्हारे ओनर दोनों को अरेस्ट कर लूंगी। अब ओनर भी दोस्तों होटल में होता है, जिसका नाम है ओले। तो वो बारटेंडर से कहता है कि जाओ इनको बेसमेंट में लेके जाओ, हमने वहाँ कोई इलीगल चीज नहीं रखी हुई है। जॉन के साथ दोस्तों उसकी एक यंग गर्लफ्रेंड भी है, जिसका नाम है रेनी। इनके अलावा 2 टूरिस्ट्स भी हैं, एक का नाम है हेलन, दूसरी का लिज। तो सभी के सभी बेसमेंट चले जाते हैं। ओले सभी को चाकू दिखाकर वार्न करता है कि यहाँ की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो वो हाथ पहले काट दिया जाएगा। पर वो इंग्लिश में नहीं, फ्रेंच में धमका रहा होता है, क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं। अब एलन जो फ्रेंच जानता है, वो उसकी बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको बताता है। सभी डरे सहमे खड़े रहते हैं कि नीचे तो ये आदमी चाकू दिखाकर डरा रहा है, तो ऊपर सरकार सायरन बजाकर डरा रही है। बताओ, या तो चाकू से मौत होगी या फिर बम से। तो ड्राइवर कहता है कि यार तुम लोग इतना डरते क्यों, यहाँ किसी को कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो फिर अपना शराब अगाथा को देता है और कहता है अब तो थोड़ा टेस्ट कर लो मैडम, लेकिन अगाथा इस बार भी मना कर देती है। ड्राइवर फिर एक घूंट पीकर एक गाना गाता है, जिससे डरे हुए लोगों के चेहरों में जरा स्माइल आ जाती है। पर दोस्तों अगाथा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने तो नहीं आई, वो तो बस अपनी स्टोरी थॉमस को बेचकर अमाउंट लेकर चली जाना चाहती है। वो ड्राइवर से कहती है ये जरा मेरे बैग का ध्यान रखना, इसमें जो स्क्रिप्ट है ना, मेरी जिंदगी है वो, ये चोरी ना हो जाए, मैं जाकर जरा थॉमस से एक बात करके आती हूँ। इस बीच थॉमस बहुत दूर जाता है कि उसके सर पे दोस्तों बॉम्ब गिरने वाला है। वो एलन से वहाँ के कमरे का दरवाजा तोड़ने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस कमरे में वो ज्यादा सेफ रहेगा। एलन कहता है कि मैं तो तोड़ दूंगा बॉस, लेकिन ओली मेरी गर्दन काट देगा, तो क्या बचाओगे मुझे? तो थॉमस कहता है कि वो तो छोड़, अगर तुमने अभी नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जो कहता हूँ करो। तो एलन एक तगड़ा किक दरवाजे पे देता है, जिससे वो टूट जाता है, और जैसा वो डर रहा था, ओली लड़ने पे उतर आता है। लेकिन इंस्पेक्टर के रहते वो उतना उछल कूद नहीं करता। अब थॉमस, वेनेसा और एलन तीनों उस कमरे में चले जाते हैं। अगाथा भी उनके पीछे जाती है।
लेकिन तभी ड्राइवर आकर अगाथा से कहता है कि 2 मिनट बाहर तो आइए, एक जरूरी बात करनी है। तो बाहर आकर वो बताता है कि एलन और ओले के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस एंटरटेनमेंट को मैं बस 10 सेकंड देखकर मुड़ा कि आपके बैग के अंदर से स्टोरी चोरी हो गई। सच कह रहा हूँ। अगाथा उसको बहुत सुनाती है कि बिना स्टोरी के पैसे कहाँ से मिलेंगे अब। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि बैग पे नजर रखना। तुम जैसा ना ये गैर जिम्मेदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो बड़ी परेशान हो जाती है दोस्तों। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे क्या पता था ऐसा होगा। वैसे अगर आपको पैसे नहीं मिले तो मुझे भी अपना कमीशन नहीं मिलेगा ना। मुझे तो लगता है कि जरूर चोर हमारे बीच में ही है कोई। चोर जानता था कि आप एक फेमस राइटर हो और ये भी कि आपके बैग में स्टोरी का स्क्रिप्ट है। मौका देखकर उसने चुरा लिया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुफ्त में स्टोरी पाने के लिए थॉमस ने चोरी करवाई हो। अब हेलन और लिस पूछती हैं कि प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को। तो ड्राइवर उनको ये कहकर दफा कर देता है कि देखो ये हमारा आपसी मामला है, आप चले जाइए। अगाथा कहती कि सबसे पहले तो इस बारे में मुझे इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, वही पता लगाएगी। इंस्पेक्टर बाहर की दुनिया को कांटेक्ट करने की तरकीब सोच रही होती है और स्टोर रूम में होती है। अगाथा वहाँ पे जाती है और अपने बारे में उसे बताती है। तो इंस्पेक्टर कहती है हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता, आप तो फेमस डिटेक्टिव नोवेलिस्ट हैं, वैसे प्रॉब्लम क्या है। तो अगाथा बताती मेरी स्टोरी स्क्रिप्ट है ना चोरी हो गया है। इंस्पेक्टर कहती है यहाँ न जाने कब बमबारी में किसकी जान चली जाए और आपको बताओ अपनी स्टोरी की पड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि इस माहौल में मैं स्टोरी की चोरी को इन्वेस्टिगेट करूं, हैं? अब अगाथा कहती इन्वेस्टिगेट मैं खुद कर लूंगी, लेकिन जब सायरन बंद हो जाएगा तो यहाँ के सभी लोग होटल से निकल जाएंगे और जब तक प्लीज चोर का पता नहीं चल जाता आप कम से कम उन सभी को रुकने को तो कह ही सकते हैं। इसके लिए इंस्पेक्टर मान जाती है दोस्तों। अब अगाथा और ड्राइवर थॉमस के कमरे में जाते हैं और अगाथा थॉमस को बताती कि मेरी स्टोरी जो मेरे बैग में रखी थी उसे किसी ने चुरा लिया है। तो थॉमस से घटिया आइडिया देता है कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों में से किसी एक को पकड़कर एलन के हाथों खूब पिटवाएं। उसको देखकर तो चोर डर के मारे स्टोरी वापस कर ही देगा। इस बात को ट्रांसलेट करने में वेनेसा को ही दोस्तों शर्म आती है और वो अगाथा को कुछ और बताकर मैनेज कर लेती है। अब एलन कहता है कि मैं जानता हूँ चोर कौन है और मैं दिखाता हूँ उसको, पर इतने में थॉमस को चक्कर आने लगता है और तब ड्राइवर अपनी शराब की बोतल उसे पीने के लिए देता है और कहता है इसको पीने से थोड़ा बेटर फील होगा। वो भी एक घूंट पीकर ड्राइवर को वापस कर देता है उसे पॉकेट में रखने के बाद। दोस्तों ड्राइवर कहता है कि सॉरी वेनेसा, मैंने तुम्हें ड्रिंक ऑफर नहीं किया, ये लो तुम भी थोड़ा पी लो। कहकर वो वेनेसा को भी शराब की बोतल निकाल कर देता है, लेकिन वो मना कर देती है। अब ड्राइवर उस बोतल में से खुद एक घूंट पीकर पॉकेट में दोबारा रख लेता है और अब क्योंकि थॉमस की तबीयत खराब है दोस्तों तो वो उस कमरे में रह जाता है और उसके साथ वेनेसा भी होती है। अब एलन अगाथा और दूसरों को लेकर ओले के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने स्टोरी चुराई है, चुपचाप वापस कर दो वरना मेरी मार खाओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। पर ओली तो लड़ने लगता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं चोर हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया समझे। अब दोस्तों बारटेंडर ठहरा ओली का नमक हलाल, वो एक चेयर उठाकर एलन की पीठ पर कस के मार देता है और एलन तो गुस्से में बारटेंडर को एक तगड़ा पंच मारता है। इसी बीच वेनेसा चिल्लाती है तो ये लोग उस कमरे में जाते हैं जहां थॉमस नीचे पड़ा हुआ है। वेनेसा कहती है अचानक ही वो गिर गया। ये लोग उसको सीपीआर भी देते हैं लेकिन वो नहीं उठता क्योंकि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी। और तो और दोस्तों बाहर एलन के पीटने से बारटेंडर भी मर चुका था। अब इंस्पेक्टर बारटेंडर की लाश को भी उसी कमरे में रखवा देती है और कहती है कि जब तक सायरन रुकता नहीं और पुलिस फोर्स नहीं आ जाती तब तक कोई उस कमरे में नहीं जाएगा और एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और ना ही कोई इस होटल से बाहर जा पाएगा। वो सबको एक कमरे में भेज देती है और उस क्राइम सीन को कवर करने में पूरा ध्यान लगाती है कि कैसे हुआ। वेनेसा थॉमस की मौत पे रो रही होती है और तब ड्राइवर उसको अपनी बोतल से शराब देता है। अगाथा वेनेसा से पूछती है थॉमस हार्ट अटैक से मरा है तो क्या उसे पहले भी कोई हार्ट प्रॉब्लम थी। तो वेनेसा कहती नहीं, थॉमस काफी तंदुरुस्त था। अच्छा थॉमस तंदुरुस्त था तो कहीं थॉमस के कोट पॉकेट में जो चेक था उसे चुराने के लिए किसी ने उसका कत्ल तो नहीं कर दिया। ये सोचकर अगाथा थॉमस का कोट चेक करने की सोचती है लेकिन इंस्पेक्टर कमरे के एंट्रेंस पर ही खड़ी होती है तो अगाथा अंदर नहीं जा पाती। वो ड्राइवर से पूछती है कोई तरकीब बताओ तो। ड्राइवर कहता है मैं हूं ना, मैं उस ओली के साथ लड़ाई छेड़ता हूँ तब वो इंस्पेक्टर हमें अलग करने आएगी। मौका पाकर आप उस कमरे में घुसकर थॉमस का कोट पॉकेट चेक कर लेना। कहकर वो ओली से जानबूझकर लड़ने लग जाता है कहीं एक और मौत न हो जाए। इस डर से इंस्पेक्टर उन दोनों की लड़ाई रोकने जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अगाथा कमरे में जाती है दोस्तों और थॉमस का कोट पॉकेट चेक करती है और जैसा उसे शक था पॉकेट में जो 20,000 पाउंड का चेक था वो गायब। यहाँ दोस्तों एक और ट्विस्ट खुल जाता है क्योंकि जब अगाथा थॉमस की बॉडी को थोड़ा पलटती है तो देखती है कि थॉमस के मुंह से खून निकल रहा है। हार्ट अटैक से मरे हुए आदमी के मुंह से खून निकलने के चांसेस कम है, मतलब ये हार्ट अटैक से नहीं मरा बल्कि किसी ने उसको जहर देकर मार डाला है और उसका चेक चुराया। उसके चेक के बारे में अगाथा और ड्राइवर के अलावा दोस्तों सिर्फ वेनेसा और एलन जानते थे और जब सभी उस कमरे से बाहर आ गए थे तो वेनेसा ही थॉमस के साथ कमरे में थी। तो क्या वेनेसा कातिल है? किस पर भरोसा किया जाए किस पर नहीं, अगाथा की कुछ समझ में नहीं आता। ड्राइवर कहता है कि मतलब जिसने थॉमस का चेक चुराया उसी ने उसको मार डाला होगा, उसी ने स्टोरी भी चुराई होगी तो पक्का है। अगाथा कहती है मैं यहाँ डिटेक्टिव का काम करने नहीं आई हूँ, मुझे तो बस अपनी स्टोरी बेचनी और पैसे लेकर चले जाना है। ड्राइवर कहता है ये आप क्या कह रहे हैं मैडम जी, अगर स्टोरी नहीं मिली तो आप कैसे पैसे कमाएंगी और मुझे मेरा कमीशन कैसे मिलेगा? जिसने भी स्टोरी चुराई है ना वो आपके साइंड एग्रीमेंट के बिना उसे कहीं छाप नहीं सकता।
और ना ही कहीं बेच सकता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ सभी से बात कीजिए और शांति से कहिए प्लीज मेरी स्टोरी मुझे लौटा दीजिए, किसी की मेहनत का फल कोई और नहीं भुगत सकता, ये कह दीजिए। तो अगाथा भी ड्राइवर की बात मानकर सबके सामने जाकर कह देती है कि मेरी बात का बुरा मत मानिए, किसी ने मेरे बैग से मेरी स्टोरी चुराई है, लेकिन जब तक मैं उसका कॉपीराइट डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं दे देती उस स्टोरी में आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए प्लीज जिसने भी लिया हो मुझे वापस कर दीजिए, मैं कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं करूंगी। जॉन कहता है कि हमने स्टोरी के कागज का क्या करना बताओ, यहीं कहीं गिर गए होंगे, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए ढूंढ सकते हैं, और अगर हमने ढूंढ लिया तो हमें तुम क्या दोगी बताओ। ड्राइवर कहता है जो भी स्टोरी का पता लगाएगा हम उसको 1000 पाउंड देंगे। ये तो ऐसे कह रहा है दोस्तों जैसे अपनी पॉकेट से 1000 पाउंड देने वाला है, और 1000 पाउंड का नाम सुनते ही सभी में जान आ जाती है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सभी मिलकर काफी फुर्ती के साथ पेपर्स को ढूंढने लगते हैं, पर अगाथा टेंशन में है कि अगर इन लोगों ने ढूंढ लिया तो 1000 पाउंड देना पड़ेगा, और अगाथा के पास फिलहाल एक भी पैसा नहीं है। और वो तो ड्राइवर पर बरस पड़ती कि तुमने किससे पूछकर 1000 पाउंड घोषित कर दिया बताओ। इतने में ओले पेपर का एक गट्ठा लेकर आता है कि ये है ना आपकी स्टोरी, लीजिए और 1000 पाउंड मेरे हाथ रखिए। अब ये लोग चिढ़ जाते हैं कि कोरे कागजों के 1000 पाउंड चाहिए तुम्हें, है लालची कहीं के, ये मेरी स्टोरी वाले कागज नहीं है। अब इंस्पेक्टर कहती है कि अगाथा की स्टोरी की खातिर ही शायद यहाँ पे इतने कत्ल हो रहे हैं, अगर स्टोरी मिल गई तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इसलिए मैं आप सबके बैग्स को चेक करने जा रही हूँ। ये सुनकर जॉन, ड्रैनी, हेलन और लिज भड़क जाते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे पर्सनल बैग्स चेक करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। फिर इंस्पेक्टर गन निकाल लेती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, मैं पुलिस वाली हूँ समझे, मुझे उल्टा जवाब देने का अंजाम जानते हो क्या। गन देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है और इंस्पेक्टर सबसे पहले ओली का बैग चेक करती है, क्योंकि शुरू से वही अकड़ कर सभी को धमका रहा था। और यहाँ पे आता है दोस्तों ट्विस्ट, क्योंकि स्टोरी वाले कागजों का गट्ठा उसी के बैग में होता है, लेकिन ओली कहता है कि मैंने नहीं चुराया। तो इंस्पेक्टर कहती है कि अरे दुनिया में ऐसा चोर पैदा नहीं हुआ है जो चोरी कबूल करेगा, सच का पता तो पुलिस फोर्स लगाएगी ना, और जब तक वो नहीं आ जाते तुम भी उन दोनों लाशों के साथ उस कमरे में पड़े रहोगे, कहकर वो ओली को उस कमरे में भेज देती है। अगाथा को तो बस उसके स्टोरी स्क्रिप्ट से मतलब था, वो मिल गया तो अब वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहती कि जब तक फोर्स नहीं आ जाती कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कत्ल भी हुए हैं। तो अगाथा कहती कि थॉमस हार्ट अटैक से मरा है और बारटेंडर एलन के मरने से। ओली ने मेरा स्क्रिप्ट चुराया जो मुझे वापस मिल गया, अब मैं यहाँ रहकर करूँ क्या, मुझे जाने दो। तो इंस्पेक्टर गुस्से में उस पर गन तान देती है और शायद उसे शूट भी कर देती, लेकिन ड्राइवर बीच में आकर इंस्पेक्टर को एक जोक सुनाता है, उसे मतलब शांत कर देता है। ये सभी बाहर जाना तो चाहते हैं, लेकिन ऊपर पता नहीं दोस्तों बॉम्ब गिरेगा या नहीं, इसी कंफ्यूजन की वजह से सभी अंदर अटके हुए हैं। तो वो इंस्पेक्टर से विनती करते हैं कि आप कम से कम ऊपर जाकर पता तो लगाइए कि खतरा टल चुका है या नहीं। अब ड्राइवर कहता है कि आप काफी टेंशन में लग रही है, इसलिए मैं भी आपके साथ ऊपर चलता हूँ, कहकर वो भी इंस्पेक्टर के साथ ऊपर जाता है। इस बीच यहाँ जॉन, रेनी, हेलन और लिज अगाथा से पूछते हैं कि आपके नॉवेल्स तो मिलियंस में बिके हैं, हमें तो लगा कि आपके पास करोड़ों होंगे, लेकिन आप इतने कम दाम में अपनी स्टोरी बेचने आ गई बताओ। अगाथा चिढ़ जाती है कि ये लोग तो मुझे और जला रहे हैं, और वो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है। फिर हेलन और लिज तो उससे सवाल पे सवाल किए जाते हैं कि आप जो ये स्पाई एक्शन थ्रिलर स्टोरीज लिखती हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। तब अगाथा कहती है कि अब तुम्हें क्या बताऊं, उन स्पाई एक्शन स्टोरीज को आज तक रिलीज नहीं करने दिया गया, उन्हें बैन कर दिया गया, जैसा तुम लोग सोच रहे हो मेरे पास करोड़ों नहीं है। इसी बीच ड्राइवर और इंस्पेक्टर नीचे आ जाते हैं और बताते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, सायरन की आवाज अभी गूंज रही है, जब तक वो नहीं रुक जाते कोई बाहर नहीं जा सकता। तो ड्राइवर अगाथा के पास बैठ जाता है। तो अगाथा कहती है कि तुमने इंस्पेक्टर से मेरी जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ड्राइवर कहता है मुझे ये पराया मत समझिए मैडम, लेकिन अगर आप मर जाती तो आपकी कहानी बिक नहीं पाती और आपको पैसे नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते तो मुझे अपना कमीशन नहीं मिल पाता ना, इसीलिए बस मैंने आपको बचाया। इस तरह वो मजाक में कहता है और माहौल जरा हल्का हो जाता है। अब अगाथा बाई चांस बैग से अपनी स्टोरी के पेपर्स निकाल कर पढ़ती है, तो उसमें फ्रंट पेज पे लिखा होता है स्टोरी अकेले न जाने और कितनी ही जाने जाएंगी, अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो तो चुपचाप अपना स्क्रिप्ट और साथ में अपना साइन किया हुआ एग्रीमेंट भी ऊपर ले जाकर बार में रख दो, वरना बहुत बुरा होगा। ये देखने के बाद अगाथा तो डर जाती, लेकिन ड्राइवर नहीं डरता और कहता है कि ओले ने चोरी की थी, शायद उसी ने ये करके रखा होगा, पर वो तो पकड़ा भी गया, अब आपको डरने की क्या जरूरत है बताइए। अगाथा कहती तुम बुद्धू हो या बुद्धू की एक्टिंग कर रहे हो, ओले को इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ फ्रेंच आती है, वो इंग्लिश में ये सब कैसे लिख सकता है, और वो भी बिना एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, एकदम बढ़िया ग्रामर के साथ। मुझे तो ओले की बात सच लगती है कि उसने स्क्रिप्ट नहीं चुराया, असली चोर कोई और ही है जिसने स्क्रिप्ट चुराकर उसके फ्रंट पेज पे ये लिख दिया और ओले पर इल्जाम लगाने के लिए उसके बैग में रख दिया। अगर मेरी ये थियरी सही है ना तो न जाने और कितने कत्ल होंगे यहाँ पे। वो तुरंत ही फ्रंट पेज ले जाकर इंस्पेक्टर को दिखाती है। इंस्पेक्टर भी वही कहती है जो ड्राइवर ने कहा था कि ओली ने लिखा होगा। तो अगाथा लंबी सांस लेकर उसे फिर एक बार अपनी थियरी बताती है और कहती है कि आप दरवाजा खोलिए, हम खुद ओली से फिर एक बार पूछ लेते हैं। अब तक तो दोस्तों आपने अगला ट्विस्ट भी गेस कर लिया होगा,
अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया। कमरा खोला जाता है। जिस कमरे में ओले के अलावा सिर्फ 2 लाशें पड़ी थी, वहाँ ओले की आंख में चाकू खोपकर उसकी हत्या कर दी गई है। शुरू में उसने अपना जो चाकू निकालकर सभी को धमकाया था। इंस्पेक्टर ने उसका बैग चेक करने से पहले उससे वो चाकू ले लिया था और उसी चाकू से अब उसकी मौत हुई है। इस कमरे में इंस्पेक्टर के अलावा और कोई नहीं गया था और ओले का चाकू जो इंस्पेक्टर के पास था उसी से कत्ल हुआ है। तो ये शक करना जायज है कि इंस्पेक्टर ने ही कत्ल किया होगा। अगाथा अब इंस्पेक्टर से सवाल करती है तो वो कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जरूर मेरे पॉकेट से किसी ने चाकू चुराया और ये कांड कर दिया। अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो लो, मेरी गन भी रख लो, लेकिन मुझ पे कत्ल का इल्जाम मत लगाओ प्लीज। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। अगाथा कहती, ठीक है चलो मान लिया कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट को खबर तो कर दीजिए कि यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, और जैसे सायरन बंद होगा, बॉम्ब गिरने का खतरा टल जाएगा तो सभी सेफली बाहर जा पाएंगे। कर दीजिए आप अपने डिपार्टमेंट को फोन। पर इंस्पेक्टर अगाथा को एडवाइस देने लगती है कि इतना रिस्क लेने के बजाय अगर तुम अपने कुछ कागज के टुकड़े उस कातिल को दे दोगे तो वो कत्ल करना बंद कर देगा शायद। स्टोरी तो तुम और भी लिख सकती हो, इसमें इतना हंगामा करने का और लोगों की जान को खतरे में डालने का क्या मतलब? गाथा कहती है कि एक अच्छी स्टोरी की कीमत तुम क्या जानो पुलिस ऑफिसर। इसमें पता है मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा इंटेलिजेंस भरा पड़ा हुआ है, और तुम चाहती हो कि मैं यूं ही किसी अरे गहरे को ये दे दूं या किसी कातिल को दे दूं जो हम में से कोई एक है। और प्लीज मुझे एडवाइस देना बंद करो और अपनी ड्यूटी करो। अब इंस्पेक्टर जाकर दूसरों को ओली के कत्ल के बारे में बताती है। अभी तक जॉन चुप बैठा था, लेकिन अब वो अपने कोट से गन निकाल लेता और कहता है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और कातिल का शिकार नहीं बनेंगे। हम सब यहाँ से जाने वाले हैं। अगर रोक सकती हो तो रोक लो इंस्पेक्टर। इनके साथ अगाथा भी निकलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब ड्राइवर कहता है कि यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हम सब यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम में से कोई कातिल नहीं है, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो छुपकर ये सारे कत्ल कर रहा है, और जब तक वो छुपा रहेगा तब तक उसका राज चलेगा। लेकिन अगर वो हमें कहीं दिख गया तो हम उसकी ऐसी की तैसी करेंगे कि बस। क्या बोलते हो? सभी मान जाते हैं कि ठीक है, हम डर कर नहीं बैठेंगे। और तो अब इनके पास दोस्तों ओली और इंस्पेक्टर दोनों के गन्स हैं, तो उस कातिल का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। तो ड्राइवर सभी को होटल के अलग अलग कमरों में कातिल को तलाशने के लिए भेज देता है और कहता है कि अगर इसी बीच कातिल ने मेन एंट्रेंस से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं उसे पकड़ लूंगा। कहकर ड्राइवर वहीं रुक जाता है, पर इंस्पेक्टर कहती है कि मुझे तो ड्राइवर पर भी शक है, कहीं हम सबको भेजकर ये बाहर भाग गया तो, इसीलिए मैं भी यहाँ रुकूंगी और इस पे नजर रखूंगी। कहकर दोस्तों इंस्पेक्टर भी ड्राइवर के साथ वहीं रुक जाती है, और वनेसा जो रो रो कर थक गई थी वो कहती है, मुझसे चला भी नहीं जाएगा, मैं भी यहीं रहूंगी। तो अब यहाँ पे हो गए टोटल 3 लोग, इंस्पेक्टर, ड्राइवर और वनेसा। बाकी लोग जॉन और एलन के साथ होटल की तलाशी लेने जाते हैं। जॉन और एलन के हाथ में गन होते हैं दोस्तों, और बाकी लोग वहाँ पड़ी हुई लकड़ियां हाथ में लेकर पास ही के अंधेरे कमरे में जाते हैं। अब जॉन को लगता है कि कातिल इसी कमरे में छुपा हुआ है, और वो हर दिशा में अंधाधुंध शूट करने लग जाता है। गन में शायद 7 बुलेट्स थे, पर जॉन ने बेवजह शूट करके 6 बुलेट्स वेस्ट कर दिए थे। अब वो एलन के पास जो इंस्पेक्टर की गन थी उसे भी लेकर शूट करने वाला होता है, लेकिन एलन उसको डांट पटकार कर वहां से लेके जाता है। इस तरह होटल की तलाशी लेकर वो फिर उसी कमरे में आ जाते हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। तो वहां इनके लिए एक और खतरनाक ट्विस्ट वेट कर रहा होता है। ड्राइवर, इंस्पेक्टर और वेनेसा लहूलुहान हालत में वहां पड़े होते हैं। फांसी में कातिल ने खून से लिखा होता है कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था। वेनेसा तो मर चुकी थी, लेकिन ड्राइवर बहुत घायल होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंस्पेक्टर को बहुत ही कम चोटें आई होती हैं। अगाथा तो ड्राइवर के पास जाकर रोने लग जाती है कि ये क्या हो गया बताओ। फिर वो हेलन की ओर देखती है और कहती है, तुम लोग अभी भी चुप ही रहोगी या फिर कुछ करोगी भी? लेकिन अगाथा इन टूरिस्ट से ये सब क्यों पूछ रही है दोस्तों? यहाँ खुलता है एक और दमदार ट्विस्ट। आइए स्वागत है आपका। हेलन और लिज असल में टूरिस्ट नहीं है, बल्कि शायद सरकारी ऑफिसर्स हैं जो कि अगाथा के बारे में कुछ पता लगाने आई हैं। इसीलिए जब अगाथा और ड्राइवर बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों उनके पास आकर पूछताछ करने लगी कि क्या प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने अगाथा की स्टोरी के बारे में भी उससे काफी पूछताछ करने की कोशिश की थी। उनके इस अजीब बर्ताव से अगाथा ने तुरंत पकड़ लिया था कि ये दोनों मामूली टूरिस्ट नहीं हो सकते बल्कि सरकारी ऑफिसर्स हैं। लेकिन इससे कातिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कातिल को स्टोरी नहीं मिल जाती तब तक वो कत्ल करता रहेगा। इसीलिए अगाथा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टोरी की खातिर एक और जान जाए, इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी कातिल को देने का फैसला कर लिया है। अगाथा और इंस्पेक्टर स्टोरी का स्क्रिप्ट और कॉपीराइट एग्रीमेंट लेकर बार में रखने जाती है, क्योंकि कातिल ने स्क्रिप्ट के फ्रंट पेपर पे यह लिखा था कि वहां रख देना। लेकिन तब लिज भी इनके साथ जाने की कोशिश करती कि मैं भी जा रही हूँ। वो ऊपर जाती है, लेकिन अगाथा एग्रीमेंट पे साइन करने के बजाय उस कमरे में जाती है जहाँ पर ग्रामोफोन रखा होता है। अब उसे उस कमरे में जाते देखकर इंस्पेक्टर चिल्लाती है कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम तो एग्रीमेंट पर साइन करने आई थी ना, तो साइन करो और मामले को खत्म करो। अगाथा कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है रे? मैं तो सब्र से ही साइन करूंगी, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह अगाथा काफी टाइम वेस्ट करती है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर देती है दोस्तों एक और ट्विस्ट। असल में वो एलन से अपना गन ले आई थी और अगाथा को गन पॉइंट पर धमकाती कि जल्दी साइन करो वरना मारी जाओगी। मतलब दोस्तों
अगाथा के स्क्रिप्ट के लिए अभी तक हुए सारे कत्ल इंस्पेक्टर ही कर रही थी। अगाथा कहती मुझे शूट करोगी करो, लेकिन मैं मर गई ना तो ये स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए रद्दी के बराबर रहेगी, क्योंकि मेरे साइन के बिना तुम इसे कुछ नहीं कर पाओगी। इंस्पेक्टर कहती कि तुम्हें नहीं मारूंगी, पर अगर तुमने साइन नहीं किया तो लिज को मार डालूंगी। अगाथा कहती यहाँ पर अगर एक और जान गई तो मैं साइन कभी नहीं करूंगी इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर भी कहती है कि अब ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी स्टोरी की। कहकर वो अगाथा पे गन तान देती है और गन फायर भी होता है, लेकिन इंस्पेक्टर का नहीं, जॉन का गन फायर होता है जिसे ड्राइवर ले आया था और उसने एन वक्त पे इंस्पेक्टर को शूट कर दिया था। तो वो इंस्पेक्टर का पॉकेट चेक करते हैं तो थॉमस का वो 20,000 पाउंड्स का चेक वहीं पे होता है। चलो ये केस तो सॉल्व हो गया। जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड सबसे विदा लेकर होटल से चले जाते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि हेलन और लिज सरकारी ऑफिसर्स नहीं है बल्कि स्पाई हैं। वैसे सरकार ने अगाथा की वो स्पाई स्टोरी इसलिए बैन की थी क्योंकि वो हूबहू इन दोनों स्पाइस के काम से मैच कर रही थी। इस बारे में पूछताछ करने के लिए ही ये दोनों अगाथा का पीछा करके यहाँ पर आई थी। तो अगाथा उन्हें बताती मुझे नहीं पता कि मेरी स्टोरी पढ़कर आपने क्या सोच समझकर मुझे फॉलो किया, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने जो लिखा है वो फुल एंड फुल मेरी इमेजिनेशन थी। मुझे आपके केसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। दोनों का मैच करना मेरे हिसाब से महज एक संयोग के अलावा कुछ नहीं है। अब इन दोनों जासूस को भी तसल्ली हो जाती है और दोनों भी होटल से निकल जाती हैं। और क्योंकि दोस्तों ड्राइवर ने अगाथा की जान बचाई थी तो वो बड़े ही केयरिंग तरीके से उसके मुंह पे बहरा खून साफ करने लगती है और कहती तुमने मेरे लिए जो किया उसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। ड्राइवर कहता है देखिए मुझे बस मेरा कमीशन चाहिए और मुझे और कुछ नहीं। अगाथा कहती नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है, जिसने मेरी जान बचाई हो उसे तो मैं अपनी स्टोरी देने को तैयार हूँ। सच में इसका कॉपीराइट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम नीचे जाकर एलन को लेकर आओ, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करते वक्त एक विटनेस का साइन भी चाहिए होगा। हम एलन का साइन ले लेंगे। और तुमने ये खून से लथपथ कोट क्यों पहन के रखा हुआ है, इसको उतार कर रखो और फिर जाकर एलन को लेकर आओ। ड्राइवर भी कोट निकाल कर टेबल पर रखकर एलन को लेने नीचे जाता है। यहाँ एलन बहुत दुखी होता है कि उसे जिस थॉमस और वेनेसा की सुरक्षा करने के लिए हायर किया गया था वो दोनों मारे गए। तो ड्राइवर उसे साइन करने के लिए ऊपर लेकर आ जाता है। वो भी साइन करके वापस नीचे आ जाता है। दोस्तों अब अगाथा कहती कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, तो हम करेंगे अब सेलिब्रेट, कहकर अगाथा बार से एक बॉटल निकालती है। तो ड्राइवर कहता है कि यार मैं कब से आपको अपनी शराब ऑफर कर रहा था, लेकिन आपने एक घूंट भी नहीं पी। अब आप दूसरा कोई शराब पीकर मेरी इंसल्ट मत करो प्लीज, उसे फेंकिए मैडम जी और मेरी ये वाली शराब पिए। अगाथा सोडा लेने जाती है और इसी बीच ड्राइवर 2 ग्लासेस में अपनी बोतल से शराब डाल देता है। एक ग्लास अगाथा को तो दूसरा खुद पीने लग जाता है। लेकिन अगाथा जो शराब पीकर सेलिब्रेट करना चाहती थी दोस्तों, वो अब शराब पीने से इनकार कर देती है। तो ड्राइवर 2-3 बार उसे कन्विंस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अगाथा अपनी बात पे बिल्कुल अड़ी रहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ओह वेलकम दोस्तों, यहाँ पे आता है मूवी में सबसे खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि ड्राइवर झट से चाकू निकाल कर अगाथा को धमकाता है कि अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कैसा ट्विस्ट है यार, जो किसी ने सोचा तक नहीं था। ड्राइवर ने आखिर अगाथा की जान बचाई थी, अब वो उसको मारना क्यों चाहता है। अगाथा पूछती कि मैं तो खुद तुम्हें अपनी स्टोरी दे देना चाहती हूँ, फिर मुझे मारना क्यों चाहते हो तुम। तो ड्राइवर कहता है कि देखिए आप ही सोचिए नोवेलिस्ट मैडम, अगर मैं यूं ही इस स्टोरी को ले जाऊंगा बेचूंगा तो इसकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी, लेकिन अगर लोगों को पता चलेगा कि इस स्टोरी को लिखने वाली नोवेलिस्ट मर चुकी है और मरने से पहले उसने अपनी ये लास्ट नोवेल मेरे हाथ में दे दी, तो सोचिए इस स्टोरी का कितना डिमांड बढ़ जाएगा। इसका मुंह मांगा रेट मिलेगा मुझे, और वैसे मैं ही धोखा खा गया आपसे, और मुझे तो एहसास ही नहीं था कि जब आप बड़े प्यार से मेरे मुंह से वो खून साफ कर रही थी तो आपने देख लिया था कि मेरी इंडेक्स फिंगर पर अलग से खून लगा हुआ है, और उसी से आपने पता लगा लिया कि उस दीवार पर मैंने ही खून से ये लिखा था कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था। ये लिखा था ना दीवार पे, ये मैंने ही लिखा था। लेकिन शायद आप नहीं जानती कि ये मेरे अकेले का प्लान नहीं था। यहाँ जो इंस्पेक्टर मरी पड़ी है, इसने और मैंने मिलकर ये कांड किया है। मैंने बस उसको थोड़े पैसों का लालच दिया और वो मेरे साथ ये सब करने को तैयार हो गई। पर बेचारी नहीं जानती थी कि मैं कितना बड़ा विलन हूँ। वो तो मर गई, पर अब आपकी बारी, कहकर ड्राइवर उठता तो है, लेकिन यहाँ गाता दोस्तों उससे भी आगे एक बड़ा ट्विस्ट देती है। ड्राइवर ठीक से उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता, वो लड़खड़ाने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अगाथा कहती है तुम अगर विलन हो तो मैं विलन्स को क्रिएट करने वाली राइटर हूँ, समझे, सब जानती हूँ। और यहाँ पे अगाथा रिवील करती है कि उसे पहले से ही ड्राइवर और इंस्पेक्टर पे शक था। अगाथा और इंस्पेक्टर ऊपर बमबारी के बारे में चेक करने गए थे, लेकिन तब वहाँ सायरन नहीं बजा। लेकिन जब दोनों नीचे आ गए तब जाकर सायरन फिर बजना शुरू हुआ। तब से अगाथा को शक हो गया था कि ये कोई नाटक है, लेकिन जब उसने ड्राइवर के इंडेक्स फिंगर पे खून देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि इसमें इंस्पेक्टर और ड्राइवर दोनों शामिल हैं। लेकिन फिर भी वो शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी, और इसीलिए उसने ड्राइवर से कहा कि अपना कोट उतार कर नीचे जाओ। ड्राइवर के जाने के बाद अगाथा ने उसका कोट चेक किया। असल में थॉमस की मौत जहर से हुई थी, जो कि ड्राइवर के शराब की बोतल में मिला हुआ था। लेकिन ड्राइवर खुद भी उसी शराब को पी रहा था और उसे कुछ नहीं हो रहा था। पर उसका कोड चेक करके
अगाथा ने देख लिया था कि ड्राइवर कितना बड़ा शातिर है। उसने अपने कोट के 2 पॉकेट्स में एक एक बॉटल रखा हुआ था, एक नॉर्मल शराब तो दूसरी जहर वाली। उसने थॉमस को जहर वाली शराब दी और उसे बड़ी शातिरी से पॉकेट में रख दिया, और जब अगाथा को देने की बारी आई तो उसने उसे दूसरे पॉकेट से नॉर्मल शराब निकाल कर दी, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया और इसके बाद वही नॉर्मल शराब ड्राइवर ने पी। ये सारी बातें जानकर अगाथा ने दोनों बॉटल्स की अदला बदली कर दी। तो ड्राइवर ने जहर वाला शराब समझकर जिस बॉटल से अगाथा के ग्लास में ड्रिंक डाला था वो नॉर्मल था, और उसने खुद जिस शराब को नॉर्मल समझकर पिया वो जहरीला था। इसीलिए अब ड्राइवर की जान धीरे धीरे निकल रही है। मतलब थॉमस को जहर देकर मारा ड्राइवर ने, लेकिन उसके पॉकेट से 20,000 पाउंड्स का चेक निकाला इंस्पेक्टर ने, और अगाथा के स्क्रिप्ट को चुराकर उसके फ्रंट पेज पे इंग्लिश में ड्राइवर ने लिखा था, और फिर उसे ओले के बैग में ड्राइवर नहीं रखा था, और उस कमरे में जहां ओले के अलावा कोई और जिंदा नहीं था वहां ओले की आंख में चाकू खोपकर उसका कत्ल किया था इंस्पेक्टर ने। लेकिन इनसे भी बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये दोनों मिलकर जब सभी को डरा रहे थे कि सायरन बज रहा है और किसी भी वक्त बॉम्ब गिर सकता है, वो सब झूठ था। लेकिन अगाथा ने ग्रामोफोन वाला कमरा खोला तो उसने देख लिया कि उस ग्रामोफोन पर सायरन का रिकॉर्ड लगा हुआ है और उसी से सायरन की आवाज आ रही है, ना कि सरकार की तरफ से कोई चेतावनी दी जा रही है। वैसे ड्राइवर और इंस्पेक्टर ने पक्की प्लानिंग की थी, लेकिन सारी पोल खुल गई दोस्तों। ड्राइवर भी आखिर में मर जाता है और इस तरह अगाथा की स्टोरी बच जाती है। इसी के साथ होती है दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।